ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा। हाँ। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा। ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। The latest issue of Forbes India on stands now. वेलकम बैक। CNBC आवाज लेकर आया है फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया और अपनी इस खास मुहिम में हम हैं नोएडा में। और नोएडा किस तेजी से बढ़ रहा है, किस तरह इसका विकास हो रहा है, क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, इन दोनों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। CNBC आवाज पर लगातार हमारी ये चर्चा जारी है और अब सीधा चलते हैं मुंबई, जहां CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपने सुना हमारे पैनलिस्ट का कहना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से मास्टर प्लान है, जिस तरह से प्लानिंग है, ये सारी चीजें इन्हें पसंद आ रही है। आपको क्या पसंद आ रहा है नोएडा में और हमारी इस चर्चा में? बिल्कुल प्रियंका, बहुत ही दिलचस्प चर्चा शुरू हुई है और इससे बहुत सारी लर्निंग है। इसीलिए मैं एक संदर्भ रखना चाहूंगा। जब हमने फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया का ये अभियान शुरू किया CNBC आवाज पे, तो हमारे दिमाग में 2 बातें थी कि एक तो भविष्य के उभरते हुए शहर कौन है भारत में, उसके बारे में बताया जाए, और दूसरा जो बड़े शहर हैं उनका भविष्य क्या है उस पर भी हम बात करें। तो नोएडा को हमने इसलिए लिया है। एक बात और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हमने शुरू किया अहमदाबाद से नहीं, बेंगलोर से नहीं, पूना से नहीं, हमने शुरू किया इस अभियान को बनारस से। हम नागपुर गए, औरंगाबाद गए, मथुरा गए। अब मथुरा के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी ज्यादा अवेयरनेस है कि मथुरा वो कृष्ण भगवान के मंदिर वाला शहर है, वो अब एक एग्रीकल्चरल शहर किस तरीके से एग्रो इंडस्ट्री के लिए बन रहा है, किस तरीके से वहां पर एजुकेशन हब बन रहा है। तो फ्यूचर के तौर पर हम इन बातों को सामने रखना चाहते हैं। इसको मैं जोड़ना चाहूंगा, 2 बातें वहां से मैं लेना चाहूंगा। एक तो त्रिपाठी जी इस बात पर इशारा कर रहे थे कि हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे फरीदाबाद ने ध्यान नहीं दिया या गाजियाबाद ने ध्यान नहीं दिया, तो वो पीछे हो गया। यही एक सबसे बड़ी चुनौती है कि या तो बड़ी इमारतें बना देना है या एक बड़ी सड़क बना देनी है, उसके बाद फिर दूसरी सड़कें नहीं बनानी है। ये शहरों की ट्रेजेडी है जहां भी आजकल नया डेवलपमेंट हो रहा है। और गीतांबर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपके साथ आके जरूर घूमूंगा। मेरा इशारा इस बात पे था कि आप लोग तो बहुत वक्त के आगे की चीज करते रहे हैं, लेकिन अब इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए मास ट्रांसपोर्ट के तौर पर हो या मजदूर के रहने के लिए नजदीक में जगह हो सके और ये किसान विसान वाले झगड़े ना उठे, ये लोकल वहां पर आप लोगों का इंटरेस्ट यूं कन्वर्ज हुआ कि म्यूचुअली सबको बेनिफिशियल था इस नोएडा को इतना बड़ा बनाना, जिसके बारे में त्रिपाठी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि यहां तो इंडस्ट्री को रिलोकेट करने के लिए ला रहे थे और अब ये एक बढ़ता हुआ इंटरनेशनल शहर बन गया है, दिल्ली का मुकाबला कर रहा है। तो जरूरी चीज मेरे हिसाब से 2 है कि नोएडा की लर्निंग हम पूरे देश को बता सकें, ये जोड़ें देश के दूसरे शहरों को आज की इस चर्चा से, और दूसरा ये कि नोएडा एक एग्जाम्पलरी शहर कैसे बने, वो क्या क्या करने की जरूरत है, ये हम अभी से लेकर के 1 बजे तक अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करें। प्रियंका जी, अभी से आपकी ही लाइन को आगे ले जाते हुए मैं त्रिपाठी सर से जानना चाहूंगी। त्रिपाठी जी, यमुना पार का वो इलाका जिसके बहुत ही पसंद नहीं किया जाता था, आप लोगों ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास शहर अब बना दिया है कि सब नोएडा में आकर रहना चाहते हैं। पर दूसरे शहर कैसे बन सकते हैं नोएडा की ही तरह? गाजियाबाद की बात हो, फरीदाबाद की बात हो या फिर गुड़गांव की बात हो, भले ही वहां पर बड़े आपको फैंसी बिल्डिंग नजर आएगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो वो शहर क्या सीख सकते हैं नोएडा से? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद आता है जब मैं नोएडा शुरू कर रहा था तो उस समय दिल्ली में यमुना पार में 15 लाख की आबादी थी, सारी इलीगल थी। दिल्ली के मास्टर प्लान में सारा यमुना पार ग्रीन एरिया रखा गया था और मैंने चैलेंज किया कि दुनिया का कोई बड़ा शहर जो कि नदी पर बसा हो, ऐसा नहीं है कि नदी के दूसरे पार नहीं बसे। तो दिल्ली ने बाद में अपना मास्टर प्लान ही बदला और नोएडा को भी एक्सेप्ट किया कि एक सैटेलाइट टाउन होगा जो दिल्ली के ऊपर भार नहीं बनेगा, दिल्ली का भार लेगा। और दिल्ली का भार लेगा तो अपने आप में सारी सुविधाएं विकसित करेगा, ट्रांसपोर्ट की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, रेजिडेंस की और लोगों को जॉब्स देने की। तो आपने जो सवाल पूछा उसका मैं उत्तर यही देना चाहूंगा कि हमें देखना है कि हम सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
जैसे गाजियाबाद और फरीदाबाद की बात आई, गाजियाबाद और फरीदाबाद में स्कूल हो, अस्पताल हो, नजदीक में दुकानें हो, ये ध्यान उस वक्त नहीं दिया गया था। हम लोगों ने 1 रुपए पर 15 एकड़ जमीन 3 स्कूलों को उस वक्त दी थी और उनका खर्चा बाकी पर डाला, क्योंकि उस समय कोई स्कूल आने को तैयार नहीं थे। अस्पतालों के लिए इसी तरह जमीन दी गई थी और कम्युनिटी सेंटर बनाए गए। देखिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो चाहते हैं कि कहीं मुझे कम्युनिटी सेंटर, क्लब या इस तरह की फैसिलिटीज हों। आप देखें कि सभी सेक्टरों में कम्युनिटी सेंटर है और हमारे सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर को ऐसा क्लब बना दिया गया है कि दिल्ली से लोग आते हैं वहाँ। इसी तरह स्कूल, अच्छे अच्छे स्कूल आए, और मैं ये नहीं कहूंगा कि हर तरह के स्कूल नहीं थे, सभी तरह के स्कूल थे। तो सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, उस जमाने में हम लोगों ने सोचा था कि दिल्ली से कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें, और शायद उसका नतीजा है कि हम लोग देख रहे हैं, उसका फल हमें मिल रहा है कि दिल्ली के बाकी शहर जो है दिल्ली सटे हुए वो बनिस्बत कम विकसित हो रहे हैं मुकाबले नोएडा के। लेकिन एक चीज जो नोएडा को लेकर है कि शुरुआत जो की गई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तौर पर, इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा विकसित हो। यहाँ पे वर्मा साहब से जानना चाहूंगा, अभी आप किस ढंग से संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो शुरू में तो इंडस्ट्री बसी, बाद में ये रियल एस्टेट का रूप लेता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन इंडस्ट्री के तौर पर कैसे देख रहे हैं और क्या संभावना है और अभी आपको कहाँ गुंजाइश दिख रही है? इंडस्ट्री, जब हम लोग यहाँ एंटर किए थे तब 3 या 4 कंपनीज थी, लेकिन लास्ट 15 साल में काफी कंपनीज हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट जो मेरी नॉलेज है, आई थिंक नागर साहब अच्छा बताएंगे, अब अवेलेबल ही नहीं है, चाहे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है या होने वाली है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ एलजी सोसाइटी भी वहाँ बनाई है अपनी फैक्ट्री के पास, तो रेजिडेंशियल एरिया भी हो गया है, और वहाँ पे जो क्लब फैसिलिटीज हैं, पार्क, ये जो आपका मार्केटिंग फैसिलिटीज हैं, ये सब बहुत अच्छी हैं और ये किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो ये बता रहे हैं कि जब 1997 में एलजी ने ग्रेटर नोएडा के इस इलाके में कदम रखा तो बहुत कम इंडस्ट्रीज दिखती थी, लेकिन अब वहां पर इस कदर इंडस्ट्रीज की तादाद बढ़ी है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, कि वहां पर अब जमीन मिलना ही मुश्किल है। और यही है नोएडा की वो तरक्की की भाषा जो नोएडा अपने हाथों से अपनी किस्मत बदल रहा है लिखते हुए। हम इसी चर्चा को जारी रखने वाले हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद और समझने वाले हैं अब इस शहर के भागीदारों से कि इस शहर को और किन चीजों की जरूरत है। वापस आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद। अपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ।